तो आज फिर बहुत खुशी का मौका है और हम यहाँ दधेड़ू खुर्द में हैं और दधेड़ू खुर्द में बहुत सारे अचीवमेंट हैं। आज जो करियर काउंसलिंग और मोटिवेशन प्रोग्राम था उसमें बहुत सारे अचीवर से हमारा मिलना हुआ और ये सभी अचीवमेंट्स बहुत बड़े हैं। यहाँ पे आयशा गौर हैं, सरताज सर की बेटी हैं। आयशा गौर थ्रू आउट गोल्ड मेडलिस्ट रही हैं, 10, 12 ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन में मेरिट होल्डर रही हैं। बहुत अच्छा स्कोर इनका रहा है। फिर इन्होंने जामिया मिलिया इस्लामिया से रिसर्च किया है। मेडिसिनल केमिस्ट्री में अभी 2023 में इन्होंने पीएचडी कंप्लीट किया है। और एक और बड़ा अचीवमेंट, इन्होंने ये जेआरएफ रही हैं, एसआरएफ रही हैं, सीनियर रिसर्च फेलो, यूजीसी जेआरएफ नेट इन्होंने क्लियर किया है और इनको फेलोशिप मिलती रही है। अभी यही बात हो रही थी कि इन्हें 12th से इंस्पायर फेलोशिप, जो डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी की फेलोशिप होती है, वो ग्रेजुएशन तक 80,000 पर ईयर और एमएससी में 1 लाख पर ईयर मिलती रही है। उसके बाद ये इनको जेआरएफ मिला है और एसआरएफ, अभी ये रिसर्च कंप्लीट किया है इन्होंने एसआरएफ रहते हुए मेडिसिनल केमिस्ट्री में। तो ये बहुत अच्छा अचीवमेंट है। तो आइए बात करते हैं आयशा से। आयशा, बहुत बहुत मुबारक हो और सरताज सर आपको भी बहुत मुबारक हो। आपको भी बहुत। हाँ, ये जो सरताज सर जो है यहाँ दधेड़ू की एक एजुकेटेड फैमिली है। अब्दुल सलाम साहब के बेटे हैं और सभी भाई इनके एजुकेशन सेक्टर में हैं और बहुत अच्छी सर्विस कर रहे हैं, लोगों की मदद कर रहे हैं। सर भी लेक्चरर हैं, बहुत सीनियर हैं, प्रिंसिपल भी रहे हैं और अभी भी मेहनत कर रहे हैं। और इनके भाई हैं प्रताप साहब, वो भी मेहनत करते हैं। शमशाद साहब देहरादून में हैं, उनके बच्चे भी ऑफिसर हैं, पुलिस ऑफिसर हैं, पीसीएस अधिकारी हैं। तो ये कामयाबी का जो सिलसिला है सर, इस पे भी आपसे बात करेंगे और ऐसा से भी पूछते हैं कि कैसा लग रहा है आपको, ये बहुत बड़ी कामयाबी है। बहुत अच्छा लग रहा है मुझे, बहुत खुशी हो रही है कि सब लोग मुझे अप्रिशिएट कर रहे हैं कि हमने गांव का नाम रोशन किया है। अभी हम लोग और जिस चीजों में लगे हुए हैं कि हम लोग और बहुत अच्छा करें, क्योंकि अभी तो शुरुआत करी है हम लोगों ने। जैसे कि जब मैं 10th में थी तब मैंने ही मुजफ्फरनगर के एसडी गर्ल्स इंटर कॉलेज से अपनी 10th और 12th क्वालिफाई करी है। मेरे 10th में 75% मार्क्स थे और 12th में मेरे 86% मार्क्स थे। तब मुझे उसके बाद जितने बच्चे क्वालिफाइड टॉपर्स थे उनमें मैं भी थी। तो डीएसटी की एक फेलोशिप होती है डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी की, जिसे हम लोग बोलते हैं इंस्पायर प्रोग्राम। वो लोग क्या करते हैं कि जितने टॉपर्स होते हैं हर स्टेट के, यूपी के, हरियाणा के, अलग अलग स्टेट में, वो लोग आपको सेलेक्ट कर लेते हैं और आपके घर में एक लेटर भेजते हैं कि हमने आपको इंस्पायर प्रोग्राम के लिए सेलेक्ट किया है और आपकी अब जितनी भी हायर एजुकेशन है उसके लिए हम आपको फंड करेंगे, आपको फेलोशिप प्रोवाइड करेंगे। तो उसके लिए वो आपको पैसा देते हैं। उन्होंने मुझे, जब मैं बीएससी कर रही थी तब उन्होंने मुझे एनुअली 80,000 पर मंथ प्रोवाइड करे। वो मेरे अकाउंट में डायरेक्ट आ जाते थे, मुझे कुछ भी नहीं करना पड़ता था, बस डायरेक्ट एक फॉर्म भरती थी और बस ये दिखाने के लिए कि मेरे इतने परसेंट है, मैं फेल नहीं हुई हूँ बीएससी में, मैंने इतने मार्क्स से क्वालिफाई किया है। उसके लिए आपको मैक्सिमम 70% का एक रखना है एवरेज, आप उससे लो नहीं जानी चाहिए। तो चूंकि वो साइंस की है तो आपको साइंस में ही पढ़ना है आगे, इसलिए आपको इंस्पायर फेलोशिप लेने के लिए साइंस में कुछ अच्छा करना पड़ेगा। तो जब मैं इंस्पायर फेलोशिप मिल रही थी उसके बाद मैंने ये तो डिसाइड कर लिया था कि मुझे साइंस में कुछ ना कुछ जरूर करना है। तो मैंने बीएससी बहुत अच्छे मार्क्स से क्वालिफाई की, मेरे 80% मार्क्स हैं बीएससी में। उसके बाद मैंने एमएससी चूज की। एमएससी के लिए पहले मैं सब्जेक्ट को लेकर काफी कंफ्यूज हो रही थी, लेकिन सबसे ज्यादा इंटरेस्ट जो था मुझे वो केमिस्ट्री में था। केमिस्ट्री एक बहुत अच्छा सब्जेक्ट है। बहुत लोग कहते हैं भूल जाते हैं, पढ़ के याद ही रहती, रिएक्शन से याद नहीं रहती, लेकिन इतना कोई मुश्किल नहीं होता। आपका जब इंटरेस्ट होता है, सबसे बड़ी बात है आपको टीचर अच्छा मिलना चाहिए। जिस चीज का टीचर अच्छा, वो सब्जेक्ट आपका फेवरेट बन जाता है। अगर आपने मैथ्स के टीचर अच्छे मिल गए तो मैथ्स फेवरेट है, साइंस के अच्छे मिल गए तो साइंस फेवरेट है। तो इस वजह से हर बच्चे का इंटरेस्ट और फेवरेटिज्म बदलता रहता है। मुझे केमिस्ट्री में बहुत इंटरेस्ट आने लगा। उसके बाद मैंने एमएससी में अपना जो मेन सब्जेक्ट रखा वो केमिस्ट्री रखी और केमिस्ट्री में भी जो मैंने स्पेशलाइजेशन लिया वो मैंने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री रखा। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की अगर मैं बात कहूँ तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हमारी डेली लाइफ में बहुत यूज होती है। हर चीज, मिथेनॉल, इथेनॉल खाते हैं, पीते हैं, हर चीज में हमारी केमिस्ट्री यूज होती है। मैं कुछ भी देखती हूँ, पानी उड़ रहा है, अच्छा मुझे इसकी साइंस पता है।
पानी बॉईल हो रहा है, अच्छा इसकी साइंस पता है, एक पता होता है डेली रूटीन में दही जम रही है, कैसे जम रही है, कुछ भी हो रहा है, मुझे हर चीज में आप केमिस्ट्री दिखती है। मतलब मैं शुगर को देखती हूँ, अच्छा इसका क्रिस्टल तो ऐसा होना चाहिए, मुझे सब कुछ केमिस्ट्री नजर आती है। उसके बाद में मुझे लगने लगा कि और आगे कैसे बढ़ा जाए। जब मैं जामिया मिलिया इस्लामिया में पहुंची, शुरू में मैं बहुत नर्वस थी, क्योंकि हमारे मतलब शुरू में इतना कॉन्फिडेंस नहीं था कि कैसे यहाँ पे बोलूँ। इवन मैं यूपी बोर्ड से थी, तो मुझे पेपर राइटिंग में इंग्लिश में भी बहुत प्रॉब्लम आती थी, मैं नहीं लिख पाती थी बहुत अच्छे। लेकिन बहुत हार्ड वर्क किया, अपनी राइटिंग स्किल सुधारी, स्पीकिंग स्किल सुधारी, बहुत स्किल्स पे काम करना पड़ा। उसके बाद मैं जब अपने एग्जाम लिखती तो फुल इंग्लिश में लिखने लगी। फिर मेरे एमएससी में मैंने वहाँ पे गोल्ड मेडल मिला मुझे, वहाँ पर मैंने टॉप किया अपना क्लास में, वहाँ पे ऑर्गेनिक में। वहाँ बहुत सारे प्रोफेसर हैं जो आपको बहुत मोटिवेट करते हैं हमारे। फिर मैंने पीएचडी ज्वाइन कर ली। एक प्रोफेसर है वहाँ पे, प्रोफेसर आमिर आजम, वो जो काम करते थे मेडिसिनल केमिस्ट्री का काम होता है उनकी लेबोरेटरी में। तो हम लोग क्या करते थे, बेसिकली जो मेरा पीएचडी का टॉपिक है वो है सिंथेसिस, कैरेक्टराइजेशन एंड बायोलॉजिकल इवैल्यूएशन ऑफ एंटी कैंसर हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स। तो जो एंटी कैंसर हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड होता है, आजकल कैंसर एक ऐसी बीमारी बन चुकी है जो आजकल हम हर तीसरे या चौथे बंदे में कैंसर डायग्नोज हो जाता है। और जब कैंसर डायग्नोज हो जाता है, आजकल इसकी कोई ऐसा इलाज नहीं है कि बिल्कुल जड़ से खत्म हो जाए। एक स्टेज पे, फर्स्ट स्टेज पे हम इनिशियली ट्रीट कर सकते हैं, सेकंड स्टेज पे, लेकिन लास्ट स्टेज ऐसे आ जाती है कि इंसान मर जाता है। इतनी हवा बना हुआ है, यूएस के साइंटिस्ट परेशान है, क्या करें कैसे करें। तो हमने भी सोचा हम भी कुछ कंट्रीब्यूट करें साइंस को, चुके हम भी साइंस के स्टूडेंट हैं, तो हमने भी एक इनिशिएशन लिया कि हम भी एंटी कैंसर काम करेंगे। उसके बाद मैंने लिटरेचर सर्वे किया, बहुत सारे पेपर्स पढ़े। उसके बाद वहाँ पे हमारी जामिया मिलिया इस्लामिया में एक प्रोफेसर है, प्रोफेसर इमरान अली, जो कि बहुत बड़े साइंटिस्ट है, मतलब वर्ल्ड के नंबर 1 साइंटिस्ट है राइट नाउ। वो मेरे अब सुपरवाइजर है फिलहाल। मैंने उनके साथ स्विच कर लिया था क्योंकि मेरे एक जो सुपरवाइजर थे वो रिटायर हो चुके थे। मैंने उनके साथ अपनी पीएचडी कंप्लीट करी है प्रोफेसर इमरान अली के साथ। अभी भी वो वर्ल्ड के नंबर 1 साइंटिस्ट में आते हैं। वो इतने डाउन टू अर्थ इंसान है, आप उनसे बात करोगे आपको लगता ही नहीं कि आप किसी साइंटिस्ट से बात कर रहे हैं। मैं जब उनसे बात करने जाती हूँ तो वो एकदम खड़े हो जाते हैं, हाँ अच्छे से। कभी मुझे लगा ही नहीं कि मैं उनके साथ ऐसे सुपरवाइजर वाला रिलेशन है। वो मुझे अपनी बेटी की तरह एकदम रखते हैं, बिल्कुल एकदम। पापा भी बहुत मेरे उनसे बहुत अच्छे से जान पहचान है उनकी, तो वो मुझे बहुत सपोर्ट किया उन्होंने। फिर मेरी पीएचडी में हमने मॉलिक्यूल्स बनाए, जिसके लिए हमें बहुत सारा पब्लिकेशन पढ़ने पड़े। लिटरेचर सर्वे, गूगल स्कॉलर एक वेबसाइट है जहाँ पे हम कोई भी टॉपिक डालेंगे, हमें उससे रिलेटेड जितनी भी रिसर्च हुई होगी हमें सब पता चल जाता है कि आज तक लोगों ने क्या क्या कर लिया और हमें क्या करना है, उससे हमें आइडियाज आ जाते हैं। फिर मैंने अपना काम शुरू किया धीरे धीरे, फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर, फिर हो नहीं रहा था, बहुत फेलियर्स आ रहे थे, लेकिन फिर भी मैंने हार नहीं मानी। मैं घर भी नहीं आती थी, बहुत फ्रिक्वेंसी पे बहुत घर नहीं आती थी ताकि काम न छूट जाए। मैं इतने दिन हॉस्टल में रही जामिया के बाद, मेरा सबमिशन हो गया है पीएचडी का, और अभी मेरा फरवरी में फाइनल हुआ है इंशाल्लाह। और अभी फिलहाल मैं बस प्रोफेसर के लिए तैयारी कर रही हूँ। मेरे 3 पेपर पब्लिश हो चुके हैं और चौथा पेपर मैं कम्युनिकेट करने वाली हूँ। और अभी मैं असिस्टेंट प्रोफेसर की भी तैयारी कर रही हूँ, तो अभी इंशाल्लाह जी मैं बात करूँगा। देखिए सर, ये आयशा आपने इतने इंटरेस्ट के साथ ये जो आपकी सक्सेस स्टोरी है, वो आपके जो आपने ये अभी एक्सप्लेनेशन दिया है, उसमें स्टेप बाय स्टेप आपने कैसे इम्प्रूव किया, कैसे आपने 10th किया, 12th किया, और ये जो सक्सेस की एक स्टेप आपने, उसमें कितनी मेहनत हुई है वो पता चला है, आपने बताया है। किस तरह से आपने, जब आप जामिया गई तो किस तरह से आपने कम्युनिकेशन स्किल्स पे मेहनत की। तो उन स्टूडेंट्स के लिए कि कोई भी मुश्किल आसान नहीं होती, लेकिन बहुत मुश्किल भी, इम्पॉसिबल भी नहीं होती। आप मेहनत करते रहिए, अगर आप मेहनत करते रहते हैं तो कितना भी बड़ा टारगेट हो उसको अचीव कर सकते हैं। अपने आप को स्टेप बाय स्टेप जहां आप लैग कर रहे हैं उसको इम्प्रूव कर सकते हैं। आयशा गौर ने वो स्टेप बाय स्टेप समझाया है कि कैसे इन्होंने 10th किया, 12th किया, ग्रेजुएशन की, पोस्ट ग्रेजुएशन की, और साथ साथ इन्होंने डीएसटी की ये इंस्पायर फेलोशिप भी इनको मिलती रही। तो ये अवेयर थे कि कहाँ पे क्या हो रहा है, किस तरह की स्कॉलरशिप मिल रही है, और केमिस्ट्री में इनका जो इंटरेस्ट है वो देखो इन्होंने कैसे रोजमर्रा की चीजों को बताया कि किस तरह से हम देखते हैं, और इसी चीज को देखते हुए इन्होंने केमिस्ट्री में वो अपना जो मेडिसिनल केमिस्ट्री है उसको अपना टॉपिक, उसको अपना रिसर्च का वो टॉपिक बनाया, और उसमें बहुत मेहनत की। और जो वर्ल्ड रिनाउंड साइंटिस्ट हैं प्रोफेसर इमरान अली और प्रोफेसर आमिर आजम साहब, ये रिनाउंड साइंटिस्ट हैं केमिस्ट्री के, उनके साथ काम किया और 3 पेपर इन्होंने पब्लिश किए हैं। और इन्होंने ये भी बताया कि कैसे, किस तरह से चीजों को सर्च करते हैं, गूगल स्कॉलर का यूज करके कैसे इन्होंने अपनी रिसर्च मेथोडोलॉजी को इम्प्रूव किया।
ये सारी चीजें इन्होंने बहुत आसानी से बताई हैं। और ये कामयाब साइंटिस्ट हैं, इन्होंने इतने सारे पेपर्स हैं इनके, और ऐसा JRF नहीं है, SRF नहीं है, UGC नेट क्लियर किया है। तो हम ऐसा ये बताइए कि कैसे पढ़ाई करते थे आप, इतनी कामयाबी मिली है, आप थोड़ा डिस्ट्रिक्शन नहीं उसमें नहीं है, 5 साल आपको इंस्पायर फेलोशिप मिली है, फिर JRF रही है, SRF रही है, और अभी रिसर्च कंप्लीट किया है, 3 पेपर हैं आपके, इंटरनेशनल पेपर है, रिनाउंड साइंटिस्ट के साथ काम किया है। जो आपकी मेथोडोलॉजी, किस तरह स्ट्रेटेजी प्लानिंग रही थी? मेरा जो पढ़ने का तरीका है, मुझे कभी भी ऐसे नहीं है कि भाई कहीं पढ़ ली और भूल गए। मुझे हर चीज नोट डाउन करने की आदत है, हर चीज को मैं लिखती हूँ, चाहे कुछ भी बात मुझे कहीं से भी पता चले, मैं अपने नोट्स में लिख लेती हूँ, फिर उसको हाईलाइट करके बार बार रिवाइज करती हूँ, क्योंकि कहीं से हमें कुछ बात पता चलती है, कहीं से हमें कुछ बात पता चलती है, तो उसे समराइज कर लेती हूँ मैं एक जगह पर, ताकि मुझे ये पता चले कुछ भी छूटे ना। क्योंकि पता चला किसी चीज को हमने कहीं से पढ़ा, किसी को कहीं से पढ़ा, हम पता चला एग्जाम में सारी किताबें खोल के बैठे एक टॉपिक देख रहे हैं सामने, नहीं, आप एक जगह नोट्स बना लीजिए, ताकि आपको जब रिवीजन करना हो पढ़ने को लेकर एक ही कॉपी में आपको सब कुछ मिले। तो मैं क्या करती हूँ, जब भी मुझे पढ़ना होता है कि भाई मेरा एग्जाम है, तो मैं सारी चीजों को सबसे पहले मैं सिलेबस देखती हूँ कि पेपर में आने वाला क्या है। सबसे पहले जब आप एक बार सिलेबस देख लोगे, आपको बस ये पता चलेगा कि मुझे इतना पढ़ना है। जब आपको एक बार सिलेबस से गो थ्रू हो गया, आपको ये पता चल गया कि मुझे इतना पढ़ना है, उसके बाद अपने आप नोट्स बनाने शुरू कर दीजिए। जब तक आप अपनी राइटिंग में नहीं लिखोगे कोई चीज, वो आपको नहीं याद हो सकती। आप किताब तो इतनी मोटी है और हर किताब में कुछ ना कुछ अच्छा दिया हुआ है, इतने अच्छे अच्छे साइंटिस्ट की बुक है, इतनी अच्छी अच्छी बुक्स है, आप कहाँ, ऊपर से आपके पास यूट्यूब और इतना कंटेंट दुनिया भर का है। आपको लगता है जब भी आप किसी भी नई वीडियो खोलोगे लगेगा ये सबसे अच्छा पढ़ा रहे हैं, फिर आप दूसरी पे जाओगे तो लगेगा ये ज्यादा अच्छा पढ़ा रहे हैं। तो ऐसे होते होते आपके पास इतना कंटेंट हो जाता है कि आप रिवाइज नहीं कर पाते। तो बेहतर है कि आप अपने हैंड रिटन नोट्स बनाएं, उन्हें रिवाइज करते रहे डे बाय डे, बार बार मेमोराइज करें, बार बार सोचें उसके बारे में कि अच्छा हमने वहां ये पढ़ा था, इसके बाद ये, इसके बाद ये, एक स्टोरी बना लें कि अच्छा इसके बाद ऐसा होता है, इसके बाद ऐसा होता है, इसके बाद ऐसा, तो आपको वो बहुत याद होने लगेगी। और फिर जब आप एग्जाम में बैठोगे तो आप, मुझे लगता है कोई भी एग्जाम आप बीट नहीं कर सकते, इजीली बीट कर सकते हैं आप, आपके पास हर चीज समराइज है। अभी ऐसा आपने इतनी अच्छी स्टडी करी है, टॉपर रही हैं आप, प्राउड, अच्छा रिसर्च कर रही हैं आप, किया है अभी तक, तो जैसे आजकल हम बात करते हैं सेल्फ स्टडी की और कोचिंग की, उस पर आपका क्या कहना है? मेरा ये कहना है कि कोचिंग में आपको, कोचिंग में भी तो आपको सिलेबस ही बताया जाता है ना कि आपको ये चीज ऐसे पढ़नी है, ये चीज ऐसे पढ़नी है, तो वो चीज तो आप खुद भी पढ़ सकते हैं। मेरा ये मानना है कि सेल्फ स्टडी इज मच बेटर देन कोचिंग इंस्टीट्यूट, या फिर आपको मटेरियल की जरूरत होती है। आपको ये होता है कि मटेरियल कहाँ से लाएं, पढ़ना क्या है। आजकल तो ये वाली प्रॉब्लम सबसे पहले दूर हुई है। आपके पास वाईफाई लगे हुए हैं घरों में, इंटरनेट की इतनी फैसिलिटी है आपके पास, आपको, मुझे नहीं लगता कि मटेरियल की कोई कमी किसी भी बच्चे को हो सकती है। मटेरियल, इतना मटेरियल है कि आपको आकाश का चाहिए हो आकाश इंस्टीट्यूट का मिल जाएगा, एलन का चाहिए हो एलन का मिल जाएगा, मेडिजी का चाहिए हो मेडिजी का मिल जाएगा, CSIR नेट के लिए चाहिए हो वो आपको इजीली मटेरियल अवेलेबल है, घर पे छोड़ के जाते हैं आपके वो मटेरियल। तो आप लोग घर पे बैठे बैठे मंगाइए, ऑनलाइन फैसिलिटी का यूज करिए, आप जिस दुनिया के किसी भी कोने में बैठ के आप तैयारी कर सकते हैं, मेरा ये मानना है। बहुत शुक्रिया। देखिए कितना इम्पोर्टेंट पॉइंट यहाँ आयशा गौर ने बताया है कि आप जब पढ़ाई करते हैं किसी भी, चाहे वो आपका एनुअल एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन हो, चाहे किसी भी एंट्रेंस एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन हो, तो उसमें आपकी स्ट्रेटेजी प्लानिंग होनी चाहिए। आपको देखना चाहिए कि किस तरह से आपको पढ़ने का जो तरीका है, जैसे इन्होंने बताया कि ये हर चीज को लिख के पढ़ना पसंद करती हैं और सेल्फ स्टडी पे इनका मेन फोकस रहा है, हमेशा इन्होंने अपनी बुक से पढ़ा है और हैंड रिटन नोट्स, मतलब अपने हाथों से इन्होंने नोट्स बनाए हैं और टू द पॉइंट जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं टॉपिक के, वो टॉपिक वाइज ये पढ़ती है। इनका रहा है कि जो भी चैप्टर ये पढ़ती है उसके टॉपिक्स के उसके शॉर्ट नोट्स बनाते हुए चलते हैं। तो जब कभी उसको रिवाइज करना होता है तो आसानी से जो मेन टॉपिक्स है उसको पढ़ते हुए, अपने नोट्स को पढ़ते हुए, ये प्रिपरेशन का इनका स्ट्रेटेजी रही है। और इसी स्ट्रेटेजी के साथ इन्होंने अपने एनुअल एग्जामिनेशन में स्कोर किया है, टॉपर रही है और UGC नेट क्लियर किया है। और ये जो इनका जो कहना है कि जो ये रिपीटिशन है, जो प्रैक्टिस है, जो बार बार चीजों को ये प्रैक्टिस, रिवीजन और सेल्फ स्टडी, अपनी बुक को पढ़ना, इसी स्ट्रेटेजी से इन्होंने 10, 12, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन और रिसर्च में बहुत, और UGC नेट क्लियर किया है और ये DST की फेलोशिप इनको मिलती रही है।
इंस्पायर फेलोशिप, क्योंकि ये थोड़ा टॉपर नहीं है, इन्होंने एक रिदम मेंटेन किया है टॉपर्स का। तो यूजीसी नेट जेआरएफ भी आपको मिला है और एसआरएफ भी आप रही हैं। तो आजकल ये नेट की जो प्रिपरेशन कर रहे हैं स्टूडेंट्स, उनके लिए कोई मैसेज आपका कि नेट को कैसे टारगेट करना चाहिए, कि जेआरएफ को कैसे टारगेट, किस तरह से स्कोर करें इसमें कि आपका नेट और जेआरएफ एक साथ क्लियर हो जाए। मैंने आजकल ये प्रॉब्लम देखी है बच्चों में कि जितने भी बच्चे नेट जेआरएफ की प्रिपरेशन कर रहे हैं ना, वो लोग क्या करते हैं कि बस हर वक्त नोट्स रिवाइज करते रहते हैं, जबकि जब हम वहां जाते हैं तो पेपर में वो क्वेश्चन हो नहीं पा रहे होते। मैंने जो अब तक ये नोटिस किया है, जो यूजीसी नेट और जेआरएफ का पेपर एक ऐसा पेपर है जिसमें जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है ना, वो बहुत रिपीट होते हैं, बार रिपीट होते हैं। जबकि अगर हम नीट में जाए या जेई में जाए या बीटेक में जाए, उसमें क्वेश्चन रिपीट नहीं होता। लेकिन अगर आप यूजीसी नेट जेआरएफ का पेपर उठा के देखेंगे तो पुराने जो पिछले पेपर्स हैं 10-12 साल के, उनसे बहुत रिपीट होता है। आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर बहुत रिपीटेशन पे आता है। अगर डिजिट चेंज होगी, बस पैटर्न वही रहता है, पैटर्न वही होगा, डिजिट चेंज करके दे देंगे आपको। तो आपको हमेशा सबसे पहले ध्यान रखना है कि सिलेबस का एक टॉपिक पढ़ा, उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाने हैं, साथ के साथ लगाने हैं। ये सबसे मेन है जो बच्चे छोड़ देते हैं। ये इस चीज को बहुत ध्यान देना चाहिए कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर किए बगैर तो नेट के पेपर में बैठना ही नहीं चाहिए। कितने क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर से ही सही हो जाएंगे। बहुत अच्छा फीडबैक है आयशा गौर का। अभी हम दूसरा जमाल से मिले थे, उन्होंने कंप्यूटर साइंस में नेट क्लियर किया था। तो सिमिलर फीडबैक उनका था कि जब आप नेट की तैयारी कर रहे होते हैं और जिस टॉपिक को आप पढ़ते हैं, तो पुराने जो पेपर है, कुछ सालों के जो पुराने पेपर है, टॉपिक वाइज उनको सॉल्व करते चलिए आप, तो एक पैटर्न आपको मिल जाता है। और कुछ क्वेश्चंस की उसी से रिलेटेड क्वेश्चंस, उसी थीम से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं टॉपिक वाइज, तो आपको एक आइडिया हो जाता है कि क्वेश्चन ऐसे पूछे जाते रहे। और इस तरह से आपको नेट के साथ साथ जेआरएफ क्लियर करने में भी मदद मिलती है। बहुत अच्छा फीडबैक यहाँ से ऐसा से हमें यहाँ मिला है। तो ऐसा गौर अभी आपका रिसर्च भी हो गया है और इतने सारे अचीवमेंट हैं, बहुत सारे मल्टी अचीवमेंट हैं आपके, और टॉपर हैं, गोल्ड मेडलिस्ट हैं, रिसर्च कंप्लीट हो चुका है, जेआरएफ नहीं है, एसआरएफ हो गया है आपका, इंटरनेशनल पेपर हैं, कई इंटरनेशनल पर्सनैलिटी जो है साइंस केमिस्ट्री की, प्रोफेसर इमरान साहब, उनके साथ आपने काम किया है। तो अब आपका आगे क्या इरादा है करने का? सर, मेरा जो आगे का इरादा है वो मैं चाहती हूँ कि मैं प्रोफेसर बनूं पहले, ताकि मैं लोगों को अपनी बात पहुंचा सकूं कि मैं टीचर भी हूँ एक अच्छी, मैं रिसर्चर तो हूँ ही, लेकिन मैं टीचर भी अच्छी हूँ, ताकि मैं अपनी केमिस्ट्री पढ़ा सकूं किसी को, क्योंकि मुझे बहुत मजा आता है पढ़ाने के लिए। एक तो मैं प्रोफेसर बनना चाहती हूँ, उसके बाद मुझे रिसर्च भी बहुत पसंद है। तो जब मैं एक बार प्रोफेसर बन जाऊंगी तो मैं अपनी लैब स्टैब्लिश करूंगी और फिर से मैं पोस्ट डॉक्टरेट फेलोशिप लूंगी और फिर मुझे पोस्ट डॉक करनी है रिसर्च में। और एक बार जब मैं पोस्ट डॉक कर लूंगी तो मैं अच्छी रिसर्च करना चाहती हूँ, मतलब मुझे साइंटिस्ट की तरफ भी पहुंचने का। बहुत बहुत हमारी सबकी दुआएं हैं आपके साथ कि आपके जो भी गोल्स हैं, जो भी टारगेट्स हैं, जो भी एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स हैं, उसमें आपको कामयाबी मिले। और ये जो आपकी कामयाबी का सिलसिला है, इस आप अपने गांव का, अपने सिटी का, अपने उत्तर प्रदेश का, पूरे भारत का, इंडिया का नाम पूरी दुनिया में रोशन करें। तो ऐसा हम आपसे एक और सवाल है हमारा कि जो दूसरी लड़कियों को क्या करना चाहिए, जैसे आपकी सक्सेस स्टोरी रही है। मैं जो लड़कियां हैं, मतलब हमारी कौम की लड़कियां हैं या फिर जो भी हमारी बहनें हैं, जितने भी जो लोग भी पढ़ाई में इंटरेस्टेड हैं और जो पढ़ना चाहती हैं, कोई ना कोई कमी है कि नहीं पढ़ पा रही है कुछ, तो वो लोग अपनी कमियों को एक्सक्यूज ना बनाएं कि मैं इस वजह से नहीं पढ़ पा रही क्योंकि मेरी शादी हो गई, या फिर मैं इस वजह से नहीं पढ़ पा रही कि मुझे घर के काम होते हैं। ऐसा नहीं है, हमारे पास इतनी मिसालें हैं, घर में जो काम करते हैं वो भी पढ़ते हैं, जो कहीं बाहर नहीं जा सकते वो भी पढ़ते हैं। तो हम लोगों को एक्सक्यूज नहीं बनाना चाहिए कि हम इसलिए नहीं पढ़ पा रहे। हमें बस ये सोचना चाहिए कि हम क्या कर सकते हैं। जब आपके अंदर ये सेल्फ स्टीम पैदा हो जाता है कि हम कर सकते हैं इस काम को, तो फिर हमें बहुत ईमानदारी के साथ, ऐसा हो सकता है कि हमें कोई ना देख रहा हो, लेकिन अल्लाह तो हाजिर नाजिर है ना, तो हम अल्लाह को हाजिर नाजिर रख के उस काम को ईमानदारी के साथ पढ़ाई शुरू करते हैं। और जब हम किसी चीज की शुरुआत अलिफ से कर देते हैं ना, तो अल्लाह ताला उसमें हमारी मदद करते हैं और हमारा वो काम जरूर भी अल्लाह पूरा हो जाता है, क्योंकि नियत हमारी, एक बार हमने नियत कर ली तो फिर तो हो ही जाना है वो काम। तो बस मैं सारी लड़कियों को ये कहना चाहती हूँ कि आप लोगों को ईमानदार रहने की जरूरत है और अपने काम के लिए बहुत ज्यादा अपने काम के लिए ये रखना है कि हमें करना है ये काम, बिल्कुल कॉन्फिडेंस के साथ आपको चलते चले जाना है, मंजिल की फिक्र किए बगैर। बहुत ही अच्छे से, बहुत कॉन्फिडेंस के साथ। और
आयशा गौर ने ये बताया है। और देखिए कॉन्फिडेंस आता है मेहनत से, और वो इनकी बातों में साफ साफ झलक रहा है। इन्होंने जितनी मेहनत की है वो आज दिखाई दे रहा है कि इन्होंने हर स्टेप को अच्छे से बताया। लड़कियों के लिए भी यही मैसेज है, सभी लड़कियों के लिए मैसेज है कि कोई भी मुश्किल नहीं होती। कोई भी टारगेट जो आप डिसाइड करते हैं, अगर उसके लिए आप मेहनत करते हैं, पूरी लगन से मेहनत करते हैं, तो कितने भी मुश्किल टारगेट को अचीव किया जा सकता है। आपकी मेहनत, चाहे वो आईएएस ऑफिसर हो, चाहे वो आपका रिसर्च हो, पीएचडी हो, या पीसीजे का एग्जाम हो, या नीट का एग्जाम हो, कितने भी बड़े टारगेट को लगातार मेहनत करके ईमानदारी के साथ अपने रिसोर्सेज का यूज करते हुए, ईमानदारी से अपने वक्त का यूज करते हुए, जो आपके पेरेंट्स ने आपको रिसोर्सेज प्रोवाइड कराए हैं, जो वक्त मिला है आपको, उसका सही इस्तेमाल करते हुए आप टॉप पे पहुंच सकते हैं। तो ये बहुत खुशी की बात है, बहुत मुबारक हो ऐसा। तो सरदार साहब भी यहाँ हैं, पापा हैं आयशा के, और एजुकेशन फील्ड में बहुत मेहनत कर रहे हैं। तो सर का भी फीडबैक लेते हैं। सर बहुत मुबारक हो, आपके बेटे ने भी लास्ट ईयर एनआईटी से बीटेक कंप्लीट किया था, और उनका भी जो है प्लेसमेंट बहुत अच्छा हो चुका है, बहुत अच्छा कर रहे हैं वो भी। और अभी आपकी बेटी ने रिसर्च कंप्लीट किया है, एसआरएफ है, जेआरएफ है, साइंटिस्ट हैं, ये पीएचडी कंप्लीट हो चुकी है, कई सारे रिसर्च पेपर हैं। तो ये जो कामयाबी का सिलसिला है आपके बच्चों का, क्या ऐसा सपोर्ट है आपकी तरफ से, उसके बारे में थोड़ा सा बताइए। पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ये कौम के नाम, कौम के सामने बिरादरी की बेटियों को, बच्चों को, जितने भी हमारे समाज के स्टूडेंट हैं, हमारे बच्चे हैं, उनको ये संदेश और ये जागरूक करना कि भाई हमें कुछ करना है, ये बहुत आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ताकि आप बच्चों को आप जो है मोटिवेट करते हैं, उनको एक रास्ता दिखाते हैं, अल्लाह ताला आपको इसका अजर खैर मिलेगा। रही बात ये कि बच्चों का फीडबैक मेरी तरफ से तो कुछ नहीं रहा, लेकिन एक चीज़ मैंने रही है कि मैं बच्चे की हर एक्टिविटी में, जाने में, अनजाने में, कहीं भी कहीं पढ़ते हुए, मैं उनका जांच पड़ताल में जरूर करता रहा। देखभाल जरूर आपने ये बना के रखी कि बच्चे क्या, कभी मैंने किसी अपने बच्चे की किसी यूनिवर्सिटी में मैं कभी उसको बता के नहीं गया, उसको पता ही नहीं था कि मेरे पापा आज आएंगे या नहीं। जब भी गया बगैर बताए गया, वहाँ के प्रोफेसर से उनसे पर्सनल कांटेक्ट में रहा, पर्सनल उनके नंबर दिए, उनसे बातचीत करता रहा। बहरहाल मैं अपने बच्चों पे यकीन भी करता रहा, बच्चे मुझे रिजल्ट देते रहे, मैं आगे को मेरे पैर उठते रहे, बच्चे मेरे रिजल्ट देते रहे और मेरे पैर भाई आगे को बढ़ते रहे। यही मेरा तरक्की का राज हुआ, यही मेरे पास एक रास्ता था। तो मुझे अपने बच्चों पे, अपनी कौम की बेटियों पे, अपनी बेटी पे, मेरी बच्ची सब हैं, मेरी बच्ची हैं, मैं उनसे यही अब एक वो करूँगा, रिक्वेस्ट भी समझ लीजिए आप उसको, कि वो अपने माँ बाप की इज्जत का ख्याल रखते हुए, सबसे पहला काम हमें अपने माँ बाप की इज्जत का ख्याल रखते हुए, अपने सम्मान को बढ़ाते हुए, अपने समाज की, अपनी बिरादरी की, अपने गांव की का नाम रोशन करें, और इंशाल्लाह हमें तरक्की मिलेगी। ज्यादा पैसे से तरक्की नहीं मिलती। अभी आयशा ने आपको बताया, आप यकीन जानिए मेरे 5,000 रुपए टोटल हाई स्कूल से लेकर पीएचडी तक नहीं खर्च हुए। बहुत बड़ी बात है। देखिए इंटर में यूपी के 1% बच्चों में आना, वहां से 80,000 रुपए पर ईयर मिलना, और 5 साल तक एमएससी तक इसको 80,000 रुपए पर ईयर मिलते रहे सब, और 5 साल पूरे हो गए, एमएससी पूरी हुई, गोल्ड मेडल हुआ, राष्ट्रपति अवार्ड भी मिला, तो मैं बहुत बड़ी बात है। उसके बाद इसी बच्ची का कोई गैप नहीं हुआ, तभी एमएससी के तुरंत बाद इसका ये जेआरएफ निकल गया। स्कॉलरशिप थी वो कंटिन्यू जारी होगी, तो मैं इसको, और सबसे बड़ी बात यह है कि इसने कितने सालों पे इसने 4 साल में कंप्लीट की, जबकि 5 साल का इसका 4 साल में इसने 4 पेपर कंप्लीट किए। तो मैं बहुत खुश नसीब बाप हूँ, और मैं बहुत खुशी के बाद भी, और मैं कहता हूँ कि कम से कम मेरी बेटी ने मेरी लाज रखी, अपने गांव की लाज रखी, आप लोगों की एक इज्जत को बढ़ाया, पूरी दुनिया, वरना मैं कोई चीज नहीं था। मैं तो
साधारण, मेरा बाप तो एक साधारण किसान था, उसने हमें पढ़ाया, हमने मेहनत की। हाँ, ईमानदारी, हराम की रोजी बच्चों के पेट में बिल्कुल नहीं जानी चाहिए, वरना मैं इस लायक ना होता। मैं अपनी कौम को, अपने समाज को एक संदेश देना ही चाहता हूँ साहब, कि वो अपने बच्चों को यकीन तो करे, पर इतना भी यकीन ना करे कि वो आंख बंद करके घर बैठ जाए। उसका जाइए, उसके डिपार्टमेंट में मिलिए, उसके प्रोफेसर से मिलिए। और मेरा तजर्बा तो ये है कि वहाँ के प्रोफेसर इतना खुश होते हैं कि भाई देख, कम से कम कोई आदमी जो है अपने बच्चों की फीडबैक लेने के लिए आ तो रहा है। वो कहते नहीं है। तो बच्चों पर यकीन करिए, अपने बच्चों का उनकी यकीन करना बेतहा जरूरी है। उनको आप अपने विश्वास में रखिए, उनकी जरूरत को पूरा करिए, इंशाल्लाह एक दिन तरक्की होगी, कौम आगे निकलेगी। तो मैं अपनी बेटियों से एक बार फिर मैं ये आपको देना चाहता हूँ कि अपनी ईमानदारी के साथ में जो वालिदैन ने तुम्हें काम सौंप दिया, आप उस काम को ईमानदारी के साथ करिए बस, और इंशाल्लाह उसी में तरक्की मिलेगी। उसी में हमारा समाज, हमारी कौम, हमारा गांव, हमारे छोटा सा गांव दहेरू, उसमें अल्लाह ताला ने आज हमें देख के बहुत बड़ी खुशी हुई कि इसी साल में बगैर किसी गैप के किन मतलब जो है नेट JRF निकालने बच्चे हैं, कोई गैप नहीं, कोई सपोर्ट नहीं उनको दिशाओं को जाता। भाई मेहनत तो बच्चों की, मेरी दुआ ये है कि अल्लाह ताला सबको कामयाब करे और सब बच्चे, और समाज है, हमारी बच्चियां हैं, और ये को एक दिन नाम रोशन होगा इंशाल्लाह। तो ये बहुत अच्छा फीडबैक सर ने हमें बताया है कि हमें अपने बच्चों को जब वो पढ़ाई कर रहे हैं तो उन पे थोड़ा सा हमें देखना चाहिए कि वो क्या पढ़ रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, थोड़ा नज़र बना के रखनी बहुत ज़रूरी है। बच्चों पे ध्यान रखना ज़रूरी है। बच्चों को हमने जो रिसोर्सेज प्रोवाइड कराए हैं वो उनका सही यूज़ कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, उस पर देखना ज़रूरी है। बच्चे को मॉनिटर करना भी ज़रूरी है। बहुत ज़्यादा ये ज़रूरी है कि हम अपने बच्चे को कॉन्फिडेंस दें, उन पे ध्यान रखें, उन पे यकीन करें। पर ये भी ज़रूरी है कि हम उनकी एक्टिविटी ये भी देखें कि वो जो हमने उनको फैसिलिटीज़ दी हैं उसको वो किस तरह से कर पा रहे हैं। तो उसमें आपका थोड़ा सा सपोर्ट, थोड़ा सा और गाइडेंस, और थोड़ा सा उनमें जो है बूस्टअप, उनके जो कैरियर बिल्डिंग है उसमें और एक बूस्टअप मिलता है, एक और उनको गाइडलाइन मिलती रहती है कि हाँ यहाँ पे मैं लाइक कर रहा हूँ, यहाँ और अच्छा कर सकता हूँ। क्योंकि हमेशा आपके जो पेरेंट्स हैं वो आपसे ज़्यादा उनको पता होता है, उनको एक्सपीरियंस होता है। तो इसीलिए पेरेंट का फीडबैक बहुत ज़रूरी है। हमें अपने बच्चों को चेक करना चाहिए कि वो क्या कर रहे हैं, और उनको देखना चाहिए, जहाँ उनको सपोर्ट की ज़रूरत है वहाँ सपोर्ट करना चाहिए। और अभी मैं थोड़ी देर पहले जब सर से बात कर रहा था तो उन्होंने बताया कि जो हमारी जो सर की जो मिसेज हैं उनको भी इन्होंने पढ़ाया है, और उन्होंने मतलब उनकी इतनी एजुकेशन है कि उन्होंने 10th किया, 12th किया, ग्रेजुएशन किया, पोस्ट ग्रेजुएशन किया, CTET क्लियर किया, और लेक्चरशिप मिली उन्हें। और उन्होंने अपने बच्चों को ये रिजल्ट दिख रहा है कि उन्होंने बताया कि इनमें उनका बहुत बड़ा रोल है, माँ का एक बच्चे में बहुत बड़ा रोल होता है। तो अभी सर ने बताया कि ये सब कुछ जो है कि माँ का भी इसमें बहुत बड़ा रोल है। तो उनको भी बहुत मुबारक है, आपकी अम्मी के लिए भी सब हमारी तरफ से बहुत, और आपके जो सर हैं, प्रोफेसर हैं, जो आपके गाइड रहे हैं, तो उनको भी बहुत 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 मुबारक। थैंक यू सर। थैंक यू। सबसे बड़ी कामयाबी तो माँ बाप की